हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सी प्लस प्लस के अंदर स्टोरेज क्लास के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स द स्टोरेज क्लास डिफाइंस द स्कोप, विजिबिलिटी एंड द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। दैट मीन्स आपके वेरिएबल्स किस तरीके से आपकी वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे और किस तरीके से उसकी वैल्यूज़ को आप रिट्राइव करोगे, उसकी वैल्यू कब तक होल्ड करेंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा। These specifiers proceed with the type that they modify. The following are the storage classes which can be used in C++. By default किसी भी डेटा टाइप का जो आपका स्टोरेज क्लास होता है वो क्या होता है? ऑटो। दैट मीन्स जितने भी आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटो। देन हमारे पास क्या होता है? रजिस्टर होता है, स्टैटिक होता है, एक्सटर्न होता है और म्यूटेबल होता है। तो अब सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? ऑटो के बारे में पढ़ते हैं। द ऑटो स्टोरेज क्लास इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल लोकल वेरिएबल्स। दैट मीन्स जितने भी आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो आपके किस में होते हैं? दैट इज ऑटो स्टोरेज क्लास में होते हैं। तो आप अगर ऑटो नहीं भी लिखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपके जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो ऑटो स्टोरेज क्लास के अंदर डिफाइंड है। दैट मीन्स इंट माउंट ये क्या है? ऑटो है। जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं वो क्या है? सेम स्टोरेज क्लास, दैट मीन्स स्टोरेज क्लास में, दैट इज ऑटो। The two variables with the same storage class auto can be used within the functions that are called local variables. चलिए आगे चलते हैं और रजिस्टर के बारे में देखते हैं। बाय डिफॉल्ट जितनी भी आपकी वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ होल्ड अप होते हैं? दैट इज रैम में। द रजिस्टर स्टोरेज क्लास इज यूज टू डिफाइन द लोकल वेरिएबल दैट कैन बी स्टोर्ड इन रजिस्टर्ड इंस्टेड ऑफ रैम। बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके वेरिएबल्स स्टोर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? रैम पे होते हैं। लेकिन आपके जो स्टोरेज रजिस्टर क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? रजिस्टर्ड में स्टोर होते हैं इंस्टेड ऑफ रैम। दिस मीन्स दैट द वेरिएबल हैज अ मैक्सिमम साइज इक्वल्स टू रजिस्टर साइज, यूजुअली अ वन वर्ड that cannot have a unary ampersand operator applied to। क्योंकि आप जब भी आप एम्परसेंट कब यूज करते हो? जब आप मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे होते हो, मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे होते हो। लेकिन जब आपका वेरिएबल जो होगा वो रजिस्टर होगा तो उस पर आप एम्परसेंट यूज अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो रैम में स्टोर नहीं होता है, वो कहाँ होता है? रजिस्टर में स्टोर होता है। उसको डिक्लेयर करने के लिए आपके लिखते हो रजिस्टर, डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नाम। द रजिस्टर शुड ओनली बी यूज फॉर द वेरिएबल दैट रिक्वायर्स क्विक एक्सेस सच एज काउंटर के लिए आप यूज कर सकते हो। दिस शुड बी नोटेड दैट identifying registers does not mean that the variable will be stored in register। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो वेरिएबल है वो रजिस्टर में ही स्टोर है। इट मीन्स that it might be stored in a register depending upon hardware and implementation restrictions। तो आपके हार्डवेयर और इम्प्लीमेंटेशन रिस्ट्रिक्शंस के बेस पर वो डिपेंड करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये लिखा और वो सीधे रजिस्टर में ही स्टोर हो रहा है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि रजिस्टर में स्टोर करने के लिए आपको हार्डवेयर से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। देन हम आ जाते हैं स्टैटिक पर। स्टैटिक आपको पता होगा, स्टैटिक का मतलब क्या है? कि अपनी पुरानी वैल्यू को होल्ड करा रखे। द स्टैटिक स्टोरेज क्लास इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू कीप द लोकल वेरिएबल इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। दैट मीन्स आपके जो लोकल वेरिएबल की वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट रहेगी लाइफ टाइम फॉर द प्रोग्राम इंस्टेड क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग ईच टाइम। आपका नॉर्मली क्या होता है कि आपके वेरिएबल की वैल्यू जब भी आप कॉल करते हो तो क्रिएट होता है, और जब आप उसको हटते हो उस जगह से, उस फंक्शन से हटोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। देयरफॉर मेकिंग लोकल वेरिएबल स्टैटिक अलाउज टू मेंटेन देयर वैल्यू बिटवीन द फंक्शंस कॉल। जब भी आप फंक्शन कॉल कर रहे होगे तो आपकी जो पुरानी वैल्यू होगी फंक्शन की वो होल्ड रहेगी अगर आप स्टैटिक यूज कर रहे हो। द स्टैटिक मॉडिफायर मे बी अप्लाइड टू द ग्लोबल वेरिएबल which this is done। It causes the variable scope to be restricted to the file in which it is declared। In C++, when static is used as a class data member, it causes one copy of that member to be shared by all object of the class। तभी एक हमने प्रोग्राम बना रखा है। यहाँ पर क्या कर रखा? हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है। फंक्शन का नाम हमने func रख दिया और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, दैट मीन्स वॉइड है। स्टैटिक इंट काउंट, हमने काउंट की वैल्यू क्या कर दी? 10 कर दी। आपका ग्लोबल वेरिएबल है। देन हमने मेन फंक्शन स्टार्ट करा, वाइल काउंट की वैल्यू क्या होती रहे? माइनस होती रहे। और किसको कॉल करता रहेगा? फंक्शन को कॉल करता रहेगा। फंक्शन के हमने अंदर क्या दे रखा है? स्टैटिक इंट आई इक्वल्स टू 5। आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं? आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पर काउंट की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू, यहाँ पर आई की वैल्यू सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगी? दैट इज आई की वैल्यू क्या? 5। तो उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई की वैल्यू 6 प्रिंट हो जाएगी। और 10 काउंट की वैल्यू क्या होगी?
दैट इज 10 है, तो 10 प्रिंट हो जाएगी। कब तक चलता रहेगा? जब तक जीरो काउंट की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। तो फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 7 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक ले रखा है, इसलिए हर बार पुरानी वैल्यू जो होगी वो होल्ड रहेगी। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ऐसे काउंट की वैल्यू 8 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 0 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा? 8, 9, 10, 11 ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये लूप चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ स्टैटिक नहीं लिखता तो आई की वैल्यू हमेशा क्या प्रिंट होती रहती? सिर्फ 6 प्रिंट होती रहती। चलिए इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या है? जो फंक्शन, जो आपकी फंक्शन जब कॉल करोगे तो जो पुरानी वैल्यू होगी वो होल्ड रहेगी। तो हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पर है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्ड एंड रन। तो आई की वैल्यू क्या फर्स्ट टाइम क्या आई? 6 आई, और काउंट की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज 9, देन 7 हो गई, 8, 9, 10 टिल 15 तक चली। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक ले रखा है। अगर मैं यहाँ स्टैटिक नहीं लेता और जहाँ पर फंक्शन कॉल करता तो उस टाइम आई की वैल्यू जो होती वो होल्ड नहीं हो रही होती। अब देखिए मैं यहाँ स्टैटिक हटा देता हूँ तो आई की वैल्यू अभी जो प्रिंट हो रही है वो क्या हो रही है? दैट इज इंक्रीज होती हुई आपको दिख रही है। लेकिन अगर मैं स्टैटिक नहीं लेता हूँ तो आई की वैल्यू जो पुरानी होगी वो हर बार ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा और फिर क्रिएट होगा, डिस्ट्रॉय होगा फिर क्रिएट होगा। तो आई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 6 रहेगी अगर मैं स्टैटिक नहीं लिखता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ बिल्ड एंड रन। अब देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रही? कांस्टेंट रही, हमेशा आई की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है, जबकि आपकी काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आपको पता चल गया होगा कि स्टैटिक से क्या हो रहा है। जब भी आप स्टैटिक लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो जब फंक्शन कॉल कर रहे हो तो जो पुरानी वैल्यू फंक्शन की है वो होल्ड हो रही है। अब अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो देखिए अब आई की वैल्यू होल्ड हो रही है। पहले 6 आई, फिर 7 आई, पुरानी वैल्यू होल्ड होकर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक क्या करता है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सटर्न, मैंने लास्ट टाइम भी आपको जब पढ़ाया था तो ये बताया था एक्सटेंड आपका क्या है? स्टोरेज क्लास है, यूज टू गिव द रेफरेंस टू द ग्लोबल वेरिएबल दैट इज विजिबल टू ऑल प्रोग्राम फाइल्स। यानी कि सारी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये विजिबल रहेगा। विच व्हेन यू यूज एक्सटर्न द वेरिएबल कैन नॉट बी इनिशियलाइज एट ऑल, it does it point to the variable name at the storage location that has been previously defined. When you have a multiple files and you define the global variable or function which will be used in the other files also, then extend will be used in other files to give the reference of the defined variable or function. तो इसको प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक फाइल बना रखी है जिसके अंदर हमने क्या लिखा है? इंक्लूड iostream.h extern int count। तो हमने सिर्फ यहाँ पर एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा void राइट एक्सटर्न void, यानी दैट मीन्स एम्प्टी है, std काउंट की वैल्यू प्रिंट कर दे। हमने अब इस वेरिएबल को दूसरे फाइल के अंदर इनिशियलाइज करा है। काउंट की वैल्यू हमने क्या कर दी? दैट इज आई कर दी। हमने यहाँ पर फंक्शन की डिक्लेरेशन करी, काउंट की वैल्यू हमने क्या कर दी? 15 कर दी। राइट एक्सटेंड करा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जब हमने ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 15 प्रिंट हो जाएगा। जबकि हमने ये दूसरी फाइल के अंदर लेकर, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इस फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा, हैश इंक्लूड, और इन्वर्टेड्स में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फाइल है आपकी। support.cpp लिख देंगे और इसको इन्वर्टेड क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। चलिए इस प्रोग्राम को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको क्लोज कर देता हूँ और आपको दोनों फाइल्स ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दो फाइल होंगी, एक मेन होगी, एक सपोर्ट होगी। मेन फाइल मेरी ये आ गई और सपोर्ट फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आपकी सपोर्ट फाइल आ गई। अब इस फाइल को मैं, दैट मीन्स इस एक्सटेंड वेरिएबल को मैं कॉल करूंगा किसके अंदर? main.cpp के अंदर। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए? 5 प्रिंट होना चाहिए क्योंकि हमने काउंट की वैल्यू क्या करी है? दैट इज 5। तो आपके पास क्या आ गया? 5 आ गया। तो ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, आपको एक्सटेंड पता चल गया होगा। आप एक्सटेंड किस लिए यूज करते हो? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? दैट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल स्टोरेज क्लास होता है। तो म्यूटेबल स्पेसिफायर अप्लाइज ओनली द क्लास ऑब्जेक्ट।
म्यूटेबल जो आपका स्टोरेज क्लास है वो सिर्फ किसके ऑब्जेक्ट पे काम करता है, दैट इज क्लास के ऑब्जेक्ट पर काम करता है। तो अभी हमने ऊप्स पढ़ा नहीं है, तो हम जब ऊप्स पढ़ेंगे या क्लासेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम म्यूटेबल स्टोरेज क्लास का यूज करके देखेंगे। इट अलाउज अ मेंबर ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू ओवरराइड कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। तो आपके जो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन होते हैं उसको ओवरराइड करने के लिए काम में आता है। म्यूटेबल मेंबर कैन बी मॉडिफाइड बाय कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। तो ये आपको जब मैं आपको ऊप्स के फंक्शन ये दैट मीन्स क्लासेस और ऊप्स पढ़ा रहा हूँ तो म्यूटेबल स्पेसिफायर आप उस टाइम ही मुझे याद दिला देगा, वैसे तो मैं याद रखूंगा, उस टाइम आपको इसको एक्सप्लेन यानी कि उस टाइम मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कर दिखा दूंगा। चलिए, जो आपने आज पढ़कर देखा वो क्या था, आपने अपनी स्टोरेज क्लास पढ़कर देखे। उसके अंदर आपने क्या करा, ऑटो यूज़ करके देखा, देन आपने रजिस्टर यूज़ करके देखा, देन आपने स्टैटिक यूज़ करके देखा, देन आपने एक्सटर्न यूज़ करके देखा, देन आपने म्यूटेबल के बारे में मैंने आपको बताया। इसका प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।